हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि है आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है यानी पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अंतर्गत हमने सिर्फ 8 क्वेश्चनों को जो है महत्व दिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसको आपने नोट भी करना है, याद भी करना है और समझना भी है, और एग्ज़ाम तक इसको जो है माइंड में रखना है, और इसको जो है अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आना भी है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि हु आर द नवोदयस एंड गिव टू एग्जाम्पल। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, हु आर द नवोदयस एंड गिव an example. The answer here, Navadas are people who do not live in a one place but move from one area to the another to the Iran they are living. There is the most important here कि Nomadas is the people who do not live in a one place but move from one area to the another to Iran they are living. There is a second point here. In many parts of India, we can see a nomadics is a pastoralist on their move with there is a need of cattle. There is a need of cattle. He is a move to one part to another. And the third here, for example, is a Gulzar. Is a backwaters is a Jammu and Kashmir is a Gadai is a spirit of the Himachal Pradesh, and Gujarats of the Garhwals and Kumaon is a Dangars as a Maharashtra. There is a most important name here on this time as a Nomadas. There is a most important example of Nomadas, and the Kashmiri is Himachal Pradesh, and there's a Maharashtra. And the next year, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण आया है क्वेश्चन, खनावदोष कौन होते हैं। आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करना है। हमने यहाँ पर जो है 3 पॉइंट को जो है महत्व दिया है। इसके अंतर्गत कहते हैं अधिक बड़ा क्वेश्चन करके भी कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। बच्चों को तो सिर्फ समझाने से कि उनको जल्दी से समझ में आ जाए और उनको जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। तो नवोदय का मतलब आपको पता ही हो गया होगा, खनावदोष होते हैं। खनावदोष का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, इसे हम घुमंतु भी कहते हैं। ठीक है, यानी खनावदोष होते हैं जहाँ पर इनको खाना मिलता है उसी जगह को जो है अपना लेते हैं और वहीं पे कुछ समय के लिए जीवन यापन करने लग जाते हैं। तो खनावदोष आप समझ गए होंगे। अगर हम इसका शाब्दिक रूप में देखें तो कहते हैं खनावदोष वो लोग हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी जीविका कमाने के लिए वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको हम जो है घुमंतु भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहते हैं और उनका सिर्फ मोटिव ये रहता है कि वो अपना खाना कैसे प्राप्त करें। जिस क्षेत्र में वो देखते हैं अच्छी उपज होती है, अच्छे खाना का व्यवस्था होता है, वो उस क्षेत्र में कुछ समय के लिए स्टे कर जाते हैं। तो इसे हम खनावदोष कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि खनावदोष वो लोग होते हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, यानी एक स्थान पर ये टिक के नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी जीविका कमाने के लिए यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि खनावदोष कौन होते हैं। कहते हैं अगर हम बात यहाँ करें कि भारत के कई हिस्सों में हम खनावदोष चरवाहों के अपनी ज़रूरतों के लिए मवेशियों को चलते फिरते देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि इनके बहुत अमाउंट में मवेशियां होते हैं, यानी भेड़ बकरियां आपने देखा होगा, बहुत काफ़ी अमाउंट में होता है। और ये देखते हैं कि जहाँ भी इनको चरवाहा मिलता है, जहाँ पर भी इनको चराने के लिए क्षेत्र मिलता है, उस क्षेत्र में वो जो है गमन कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं, जिससे उनके कैटल जो होती है, जो पशुएं होते हैं, जो उनके मवेशी होते हैं, उनको सुचारू रूप से भोजन प्राप्त हो जाए। तो इसी बेस पे जो है वो खनावदोष जो है एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान करते रहते हैं, चले जाते हैं। उसके पश्चात अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण तो हमारे समक्ष बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गुजरात की बात करें। गुजरात में भी इस तरह की कबीलाएं पाई जाती है। कहते हैं जम्मू और कश्मीर में जार और बकरवाला कबीला जो है पाया जाता है, जो खनावदोष के रूप में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे हैं, जो कि इनको गद्दी चरवाहों के नाम से जाना जाता है। जो गढ़वाल और कुमाऊं के जो है गुज्जर होते हैं, यानी गढ़वाल और कुमाऊंों में किस तरह के जो है खनावदोष होते हैं, गुज्जर टाइप के खनावदोष होते हैं। और महाराष्ट्र में जो है धनगर आदि, यानी महाराष्ट्र में धनगर नाम के जो है खनावदोष होते हैं।
तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि खानाबदोश कौन होते हैं। खानाबदोश वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है चले जाते हैं अपने जीविका कमाने के लिए, और उनका जो है मेन मोटिव होता है जो उनके मवेशियाँ होते हैं उनके लिए जो है अच्छे से भोजन प्राप्त हो, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। यानी अपने भोजन के साथ वो अपने मवेशियों को भी ध्यान देती हैं। और इसका अच्छा उदाहरण है आपका जम्मू और कश्मीर में जाड़ बकरवाला और हिमाचल प्रदेश में गद्दी चरवाहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हियर द क्वेश्चन टू सेकंड, दे डिस्क्राइब द सोशल डिवीजन ऑफ द मसाई। मसाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हियर। The answer here, the Maasai society was divided into two social categories, the elders and warrior. There is a most important point here. The Maasai society is divided into two social categories, the elders and warrior. And the next point here, the elder formed is a ruling group and made the periodic councils to be decide on the affairs of the community and settle disputes. That is the most important to here, the elder. And second here, the warriors is a consist of the younger people. That is the third point. And second here a category, there are warrior consist of the younger people mainly responsible for the protection of the tribe. Okay, there is a warrior is a consist of a younger people and mainly responsible for the protection of the tribe. There is a two category is a most important role play on the society. There is a first here elder. The elder, there is the community and the settle the debt. There is a counseling of the deciding the affair of the community and settle debt. And second here category is the warriors. Warrior is a consist of young people and responsible for the protection of the tribe. Okay, and fourth point here, they also organized to the cattle ward. There is a cattle wards and ridings was important in a society where a cattle was wealth. There is a most important. And fifth point here, ridings assert their power of different pastoral group. Okay, the riding is assessed the power of the different pastoral group. There are described social division of Maasai. There is a important. कहते हैं अगर हम मसाई सामाजिक विभाजन का अगर हम जानें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि मसाई के सामाजिक विभाजन किस प्रकार किया गया था। अगर हम मसाई के सामाजिक जो है विभाजन का हम वर्णन करें और जानने की कोशिश करें तो ये हमारे समक्ष आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आता है कि देखिए यहाँ पर मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था, एक बुजुर्गों का था और एक योद्धाओं का था। आप समझ सकते हो कि मसाई समाज का जो है दो श्रेणियों में विभाजित की गई थी। पहला श्रेणी जो था बुजुर्ग का था और दूसरा जो था योद्धा का था। ठीक है, कहते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे पॉइंट का तो ये साफ हो जाता है कि बड़ों ने शासक समूह का गठन किया था। यानी जो बुजुर्ग होते थे, बड़े होते थे, वो जो होते थे शासक समूह का गठन किया करते थे और समुदाय के मामले पर निर्णय लेने और विवादों के निपटाने के लिए समय समय पर परिषद में मिलते रहते थे। तो ये काम किसका था? बुजुर्ग का, यानी बड़े लोगों का होता था, बड़े शासक करते थे। ये जो भी विवाद उत्पन्न होती थी उनका समय समय पर परिषद में ये निपटारण किया करते थे। तो ये मसाई समाज के पहले वर्ग का दायित्व था। दूसरा वर्ग जो होता था योद्धा वर्ग के रूप में जाना जाता था। यानी दूसरी की हम बात करें तो ये योद्धा के रूप में जाने जाते थे। कहते योद्धाओं में युवा लोग शामिल थे, यानी जितने भी युवा होते थे सब जो थे वो योद्धाओं में शामिल होते थे और जो मुख्य रूप से जनजाति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। यानी जो यंग थे, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे, तो उनका सिर्फ एक दायित्व था कि जो है जनजातियों की सुरक्षा किस प्रकार किया जाए। यानी सारी जिम्मेवारी सुरक्षा का जो था इन योद्धाओं पे था, यानी युवा वर्ग के लोगों पे था। कहते हैं अगर हम चौथी पॉइंट की बात करें तो उन्होंने मवेशी छापे भी आयोजित किए थे। छापा मारना उस समाज में महत्वपूर्ण था जहाँ मवेशी धन थे।
कहते छापेमारी ने विभिन्न देहाती समूह की शक्ति पर जोर दिया गया था, यानी छापेमारी का भी काम ये लोग किया करते थे, मसाई समाज के लोग सब। तो आप समझ गए होंगे कि इनको दो श्रेणियों में बांटा गया था, बुजुर्ग और योद्धा के श्रेणी में। और इनके समय में जो है छापामारी जो है मुख्य रूप होती थी और जिसके वजह से जो है ये काफ़ी समाज जो है फैली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के अंतर्गत, और एग्जाम व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मसाई के समाज विभाजन का किस प्रकार था, यानी किस प्रकार वो लोग विभाजित हुआ करते थे। Here, third question, what do you know about the pastoralist is a community of Africa? There is a most important question. What do you know about the pastoralist is a community of Africa? The answer here, the first point, in Africa, where over half of the world has pastoral population. The live even today, 22 million African depend on the some form of the pastoral activity their livelihood. There is a important, in Africa, where over half of the world has pastoral population lives, and even today 22 million African depend on some form of pastoral activity for their livelihood. And second point is also there is important, there is include to community like Beduinos, Bedouins, Maasai, Somali, and Boran, and the Turkan. There is a community. There is a name of community for a different types of community for the Africa. And the third point here, most of them now live in the semi-arid, the grassland or arid desert is where to the rain feed is agriculture is difficult. There is important the point. The most of them now live in the semi-arid grassland or arid desert where is the rain feed. Agriculture is difficult. There is agriculture is very difficult. The next point is here fourth. They arise of cattle, camel, goat, sheep, and donkey, and there is sell milk, meat, animal, skin, and wool. There are rise of cattle, camel, goat, sheep, and donkey because there is the produce a sell milk, meats, animal, skin, and wool. And the fifth point is here, some of them also earn through the trade and transport. Some of them also earn through their trade and transport. Other combine is a pastoral activity with the agriculture. Still, other do a variety of the odd job to be a supplement. There is a mortgage and unconnected to the earn from pastoralism. यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तीसरा क्वेश्चन कि अफ्रीका के पशुपालक समुदाय के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, यहाँ पर तो क्वेश्चन को आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं आंसर बच्चे तो बाद में देते हैं, सबसे पहले उनको क्वेश्चन ही पता नहीं होता। आंसर तो उनको पता होता है कि भाई ये हो सकता है, पर उनको क्वेश्चन ही पता नहीं होता। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि अफ्रीका के पशुपालक समुदाय के बारे में क्या जानते हो। आप सोचिएगा कि अफ्रीका तो बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर पशुपालक कहाँ होंगे। दोस्तों आपको बता दूँ कि सबसे अधिक जो है आज पिछड़ी हुई कहते हैं देश है तो वो जो है अफ्रीका ही है। कहते हैं बहुत से लोग जो हैं वहाँ पर आज भी जो है पशुओं पे निर्भर हैं। पशु का निर्भर का मतलब होता है कि वो पशु के अंतर्गत सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, पशु को पालना, उनसे दूध प्राप्त करना, उनको बेचना, यानी सारे कार्य जो होता है वो लोग पशुओं पर ही निर्भर होते हैं। और इसलिए अफ्रीका के पशुपालक समुदाय एक अलग जाति के रूप में देखा जा सकता है, एक अलग समुदाय है, एक अलग ग्रुप है। तो इसमें पहला आंसर के रूप में पहला पॉइंट यही कहता है कि अफ्रीका में जहां दुनिया की आधी से अधिक जो है देहाती आबादी रहती है। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कहा गया है कि अफ्रीका में जहां दुनिया की आधी से अधिक देहाती आबादी रहती है। देहाती का मतलब है गांव क्षेत्र बने हुए हैं, यानी आज वहाँ पर शहर नहीं है, आज भी देहात है। देहात का मतलब गांव है जहाँ पर जो है सुख सुविधाओं की बहुत कमी है। ठीक है, यानी आज भी वो गांव के रूप में ही अपना जीवन यापन करते हैं। कहते हैं आज भी यहाँ 22 मिलियन अफ्रीका अपनी जीविका के लिए किसी न किसी प्रकार से पशुचरण गतिविधियों पर ही निर्भर है। यानी 22 मिलियन दोस्तों कम नहीं होता है, अफ्रीका में जो है पशुपालन पे ही निर्भर है।
जैसे कि किसान जो होते हैं अपने कृषि पर निर्भर होते हैं, तो यहाँ के लोग जो है पशुपालन यानी जीव जंतु को पालते हैं और उसी से ही अपना बेचते हैं, उसी से अपना जीविका चलाते हैं। ठीक है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें, इसमें बहुत से जनजाति सम्मिलित है, जैसे ब्रेडेंस, बेरवस, मसाई, सोमाली, बेरान, तुर्काना जैसे समुदाय शामिल है। कभी एग्जाम में आया था कि अफ्रीका के पशुपालक समुदाय के कोई दो समुदाय के नाम बताइए, तो आपको याद होगा ब्रेडेंस, बेरसवल्स, मसाई, सोमाली, बेरान और तुर्कानी जैसे समुदाय शामिल है। तो यानी सारे के सारे जो है वह अफ्रीका के पशुपालक समुदाय का नाम है, जो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत है। तीसरे पॉइंट में यही बात दर्शाया गया है कि इसमें अधिकांश अब और शुष्क घास के मैदान या शुष्क रेगिस्तान में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित कृषि कठिन है। यानी देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है अफ्रीका में अधिकतर पशु समुदाय जो होते हैं कहाँ रहते हैं, अर्ध शुष्क घास के मैदानों में, यानी जहाँ पर कुछ जो है घास मिलने की जो है चांसेस रहते हैं, और या तो ये शुष्क रेगिस्तान में भी रहते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में रेगिस्तान काफ़ी बने हुए हैं, तो यहाँ शुष्क रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ वर्षा आधारित कृषि कठिन होती है। यानी जैसे आपको पता है कि चावल के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, रेन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर इस तरह की फसल नहीं की जा सकती। कारण क्या है कि वहाँ पर रेन होती ही नहीं है, और ये स्थान क्या है, राजस्थान है, यानी रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में तो आपको पता ही है कि वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, तो इसीलिए कहते हैं उस क्षेत्र में अधिकांश लोग जो है पशु पे ही निर्भर रहते हैं। कहते हैं वह मवेशियाँ ऊँट हो सकती है, बकरी हो सकती है, भेड़, गधे ये पालते हैं। यानी अफ्रीका के पशुपालक समुदाय जो है उनका मुख्य जो है मवेशियाँ होती हैं, ऊँट होते हैं, बकरी होते हैं, भेड़, गधे पालते हैं, और इससे वो दूध, मांस, जानवरों की खाल और ऊन बेचते हैं। यानी पूरे विश्व में जो है ये अपना जो व्यापार दूध, मांस, जानवरों की खाल और ऊन के रूप में करते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि इसमें से कुछ व्यापार और परिवहन के माध्यम से भी कमाते हैं। यानी कुछ लोग जो है व्यापार भी करते हैं और परिवहन के माध्यम से भी अपना जीविका कमाते हैं। यानी व्यापार के साथ वो परिवहन भी करते हैं। अन्य कृषि के साथ देहाती गतिविधियों को भी जोड़ते हैं। फिर भी अन्य पशुपालन से अपनी अल्प और निश्चित आय को पूरा करने के लिए कई तरह से छोटे छोटे काम करते हैं। यानी देखा जाए तो अफ्रीका के जो है पशुपालन समुदाय में पशुचरण की और पशु पालने की पद्धति है। कहते हैं व्यापार और परिवहन के साथ साथ वो जो है कृषि और जो है ये पशुपालन भी करते हैं, जिससे उनकी छोटी मोटी काम पूरा हो जाता है और जीविका चल जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसमें अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसके पॉइंट मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। हु वेयर द मसाई? Who were the Masai is the most important question here. Who were a Masai? There is the answer here. The title of Masai derived from the word Ma. Is a Masai mean my people. The Masai here a meaning of a my people. There is a word derived here a Ma. Masai mean my people. And the second point here, the Masai are traditionally is a nomadic and pastoral people. There is a most important word here. There is a Masai are traditionally is a nomadic and pastoral people who depend on milk and meat for a substance. There is the most important word. They depend on the only milk and meat. There is the Masai. He is a traditionally is a called nomadic and pastoral people, and there is depend only milk and meat. But third point is here. The high temperature combined with the low rainfall to the create condition which are dry, dust, extremely hot. There is a condition on the area. There is a high temperature. There is a desert, and they're combined with a low rainfall to create a condition which are dry and dust and extremely is very hot. There is a Masai is living here. It's extremely very hot area, and there is a low rainfall. Okay, and the fourth point here, drought is a condition are common in the semi-arid land or equatorial heat. The land is here equatorial is very heat. And fifth point here, during such a time the pastoral animal die in a large number.
Okay, there is a fifth point is the most important. During such a time, the postal animal die in a large number because there is a condition very harsh. There is a condition high temperature and there is a low rainfall and dry dust. Stimuli is what? There is a postal animal die. There is condition. देखिए यहाँ पर जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि मसाई कौन थे। मसाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मसाई कौन थे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर पॉइंट को दर्शाया गया है। बहुत ही पॉइंट आसान है आपको याद करने के लिए भी, समझने के लिए भी। कहते हैं मसाई, मसाई शीर्षक जो है माँ शब्द से निकला है, यानी मसाई, यानी आपको अगर देखोगे मसाई तो यानी माँ का यहाँ पर जो है साउंड आ रहा है, जिसका मतलब होता है मसाई शीर्षक का मतलब होता है माँ, यानी माँ शब्द से निकला है। यानी मसाई का अर्थ है मेरे लोग, यानी मेरे लोग मसाई का अर्थ होता है। ठीक है, यानी मसाई कौन थे, यानी मसाई के बारे में हमने जाना कि मसाई शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेरे लोग। अगर दूसरी पॉइंट की यहाँ पर हम बात करें तो मसाई पारंपरिक रूप से खानाबदोश और देहाती लोग थे। ये क्या थे दोस्तों? मसाई लोग जो थे पारंपरिक रूप से देखा जाए, पारंपरिक का मतलब होता है पूर्वजों के अंतर्गत वो अपना जीवन यापन करते थे, वो अपना खानाबदोश होते थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम के अपना जीवन यापन करते थे। और ये सारे लोग देहाती थे, यानी ये शहरों में नहीं रहते थे, ये सभी गाँवों में रहा करते थे। इसलिए यहाँ पर देहाती वर्ड, पस्टोरियल वर्ड यूज़ किया गया है, जो निर्वाह के लिए दूध और मांस पर ही निर्भर थे। क्योंकि आपने क्वेश्चन में समझा था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो है उनका मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन ही था। तो पशुपालन होने का कारण ये था कि वहाँ पर जो है कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए उनको दूध मांस पर ही उनको जीवन जो है निर्भर करना पड़ता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो ये साफ हो जाता है कि उच्च तापमान जो है कम वर्षा के साथ मिलकर शुष्क, यानी वहाँ पर काफ़ी उच्च तापमान रहती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर वर्षा जो है मिलकर शुष्क और धूल भरी और अधिक गर्म स्थिति पैदा करती हैं। तो जनरल सी बात है, अगर ये कंडीशन कहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो आप साफ कहोगे कि राजस्थान के साइड में ऐसी कंडीशन देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्षेत्र भी राजस्थान के जैसा ही है। ठीक है, तो इसमें जो है उच्च तापमान होती है, कम वर्षा के साथ मिलकर शुष्क और धूल भरी अत्यधिक गर्म स्थिति पैदा करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चौथी पॉइंट की यहाँ पर हम बात करें जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, भूमध्य रेखीय ताप की इस अर्धशुष्क भूमि में सूखे की स्थिति आम है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है सूखा पड़ जाती है, यानी यहाँ के लोग सूखे से भी काफ़ी दो चार हाथ करते रहते हैं। यानी भूमध्य रेखा ताप के कारण यहाँ पर जो है अर्धशुष्क भूमि में सूखे की स्थिति आम स्थिति पैदा करती है, जो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कठिनाइयों के रूप में दिखती है। अगर पाँचवीं पॉइंट की हम बात करें तो यह साफ करता है कि ऐसे समय में पशुपालक बड़ी संख्या में मर जाते हैं। तो जनरल सी बात है, अधिक टेम्परेचर पड़ेगी, अधिक गर्मी होगी, तो इसमें जो है बहुत से पशुपालक जो है बड़ी संख्या में वहाँ पर मर जाती हैं। तो ये अफ्रीका की स्थिति है, अफ्रीका में ऐसे जो है स्थिति पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे मसाई कौन थे और उनकी जीवन कैसी थी और कैसे जीवन वो लोग यापन करते थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। अच्छे से इसको जो है आप कर लेना, लिख लेना, समझ लेना, तभी जो है आपको फायदा मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल इज अ ट्राइब एक्ट? There is a most important question. Why did the colonialist government in India pass the Criminal Tribes Act? There is a very important question. Their answer here, in 1871, there is a passed of this Criminal Act of 1871. The act passed here 1871. The colonial government passed the Criminal Tribe Act. The first point is the most important. The colonialist government want to rule over to the settled population. There is a main aim of the colonial government. There is a want to be ruled over to settled population, and such a population was easy to identify and control. There is a pass of the act because there is a identify and control for the population. And second here, those who were settled were seen to the peaceable and low abidings, and those who were nomadics were considered to be criminals. Okay,
there is who were nomadics were considered to be criminals, and the most important here population for the identify and control. And third point here, by this is act mainly communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as a criminal tribes. Okay, by their act many community of craftsmen and traders and pastoralists were classified as a criminal tribes. यहाँ पर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन आया है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको भी पॉइंटों के रूप में दर्शाया गया है। कहते हैं यह क्वेश्चन समझना दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कहता क्या है और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम क्यों पारित किया था। देखिए भारत में जो है सभी विभाग अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर जो है अपराधी विभाग को जो है औपनिवेशिक मतलब दूसरे देशों से व्यापार करने वाला विभाग। समझ रहे हैं ना बात को। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में औपनिवेशिक सरकार ने, यानी जो दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, उपनिवेश सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम क्यों पारित किया गया, यानी जो जनजाति लोग हैं उनके लिए अपराधी जनजाति अधिनियम क्यों पारित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो इसको पास किया गया था 1871 ईस्वी में, यानी 1871 ईस्वी में। और ये आपको बता दूं कि ये इस समय 1871 ईस्वी में यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। ठीक है, यानी ये अधिनियम जो था अंग्रेज़ों के समय पास किया गया था, यानी 1871 में उपनिवेश सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और पहले पॉइंट यहाँ बताता है कि किस लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। कहते हैं उपनिवेशी सरकार एक स्थिर आबादी पर शासन करना चाहता था, यानी एक स्थिर आबादी पर। ठीक है, एक आबादी है, आबादी का मतलब समझ सकते हो आप, जनसंख्या के ऊपर वो राज करना चाहती थी और ऐसी आबादी को पहचानना और नियंत्रण करना आसान था। अब देखिए कहते जब तक आप पहचानोगे लोगों को नहीं तो उन पर राज क्या करोगे। तो सरकार का यही यहाँ पर मेन जो था एम था कि लोगों की हम पहचान करें और उनको नियंत्रण करके उन पे ही हम राज करें। कोई भी जो शासक होता है वो लोगों पे राज करता है, ये तो आपको पता ही होगा। इलेक्शन में देखो कोई भी पार्टी जीत जाती है और उसको जीत जाने की वजह से क्या मिलता है, हर तरह की सुख सुविधाएँ मिल जाती है। और वो क्या करता है, हमारे लिए बेतुका रूल रेगुलेशन बनाता है और हमें आंख बंद करके उसको मानना पड़ता है। अगर नहीं मानिएगा तो अगले दिन जेल में नजर आइएगा। तो यही बात उस समय सरकार चाहती थी कि जो जनजाति है उस पर राज करना चाहती थी और इसके लिए वो पहचानना और नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए 1871 में जो है अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। दूसरी पॉइंट की हम यहाँ बात करें तो ये साफ हो जाता है कि जो लोग बसे हुए थे, यानी बसे हुए लोग का मतलब होता है जो पहले ही वहाँ पर रह रहे थे, यानी पहले से ही वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, उन्हें शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाले के रूप में देखा गया कि वो लोग बहुत शांति जो है प्रिय थे और कानून का पालन भी कर रहे थे बखूबी। और वो जो खनावदोष थे उन्हें अपराधी माना गया था, और जो खनावदोष होते हैं जो घूम घूम के अपना जीवन यापन कर रहे थे उनको अपराधी माना गया। यानी जो लोग वहाँ बस गए थे, रह रहे थे, उनको नहीं कुछ कहा गया, वो बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ये रूल जो था खनावदोष के लिए रूल जो है बनाया गया कि जो घूम घूम के अपना जीवन यापन कर रहे थे उनको जो है अपराधी माना गया था। समझ गए ना आप कि जो बसे हुए थे वहाँ पर उनके लिए ये प्रावधान नहीं था, ये उनके लिए था जो घूम घूम के अपना जीवन यापन करते थे, उनके लिए जो है ये अधिनियम पास किया गया था, यानी ये एक्ट जो है पास किया गया था। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो कहते हैं इस अधिनियम द्वारा शिल्पकारों, व्यापारियों और चरवाहों में कई समुदायों को जो है आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आ गया ना कि अपराधी वर्ग किनको माना गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधी माना गया था शिल्पकारों को, व्यापारियों को और चरवाहों को, यानी क्राफ्ट पर्सन का, ट्रेड को, और जो है हमारा नवोदय इसे जो है इन लोगों को माना गया था, समुदाय को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है क्योंकि आपको पता है कि शिल्पकार जो होते थे, यानी
जो क्राफ्टमैन होते थे वो घूमते थे, यहाँ से वहाँ दूसरे देशों में जाते थे और आपराधिक गतिविधियों को जो है वो लोग अंजाम देते थे। उसी तरह व्यापारी भी जो होते थे दूसरे देश में व्यापार करते थे और व्यापार के रूप में जो है वो अपराध किया करते थे। आपको पता ही होगा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि विदेशों से सोना मंगवाना, ये मंगवाना, ये सब व्यापार के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए सरकार जो थी इन पे निगरानी रखना चाहती थी, इनको जो है अपने कंट्रोल में करना चाहती थी और इन पे राज करना चाहती थी। इसलिए जो है इन्होंने इन जनजातियों के लिए जो है 1871 ईस्वी में जो है अपराधी जनजाति अधिनियम को पारित किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। मैंने हर संभव कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। Here is a sixth question, the most important here. How were the criminal tribe controlled by the British government? That is the most important question here. How were the criminal tribes controlled by the British government? You understand? The question is the most important here. How were the criminal tribes controlled by the British government? The answer here, once this act come into the force, this community which were nomadics is now expected to live only in a notified village settlement. This is the most important point. Once this act come into a force and this community which were nomadics now expected to live only in a notified village settlement. And the next point here, they were not allowed to move out without a permit. They were not allowed to be moved out without a permit of government. And there is the act passed for the third point. The village police were also told to keep a continue watch on them. Okay, there is the village police was also told to keep a continue watch on them. And why this act is a nomadic tribes learn to be live a shuttle life. Okay, there is the most important question. हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसके भी बहुत 3 ही पॉइंट रखा गया है जो कि काफ़ी आपके लिए आसान रहेगा। अपराधी कबीलों का ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किस प्रकार का था? यानी अपराधी कबीला, आपको पिछला क्वेश्चन भी आपको याद होगा, उसमें हम अपराधी जो है रूल रेगुलेशन की बात किया था जो कि 1871 की थी। कहते उसी समय अगर ये रूल को हम देखें उसी रूल के अंतर्गत तो अपराधी कबीलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किस प्रकार का था, कैसा नियंत्रण था ब्रिटिश सरकार का? क्योंकि आपको पता है कि 1871 के अंतराल में जो है गवर्नमेंट जो थी वो थी ब्रिटिश का, और ब्रिटिश क्यों नियंत्रण करना चाहते थे तो आपको समझ में आ गया था। और कहते हैं ब्रिटिश के नियंत्रण किस प्रकार की थी, किस तरह से उन्होंने किया था। तो ये क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी रह जाता है। अगर बात करें आंसर की तो ये बात साफ होता है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद, जो ये नियम लागू हुआ था, इस नियम के लागू होने के बाद ये समुदाय जो खानाबदोश थे अब केवल अधिसूचित गांव की बस्तियों में रहने की उम्मीद करते थे। यानी ये लोग जो थे आप घूमने वाला जो कार्य थे छोड़ दिए थे, क्योंकि सरकार ने इन पर नियंत्रण रख लिया था और सरकार इसको अपराधी घोषित कर दिया था। और अपराधी के साथ क्या सलूक होता है तो आपको नॉलेज है ही है। तो ये लोग जो थे अब गाँव में बस के रहने लग गए, यानी वो घूमना छोड़ दिए, गाँव में रहना इन्होंने सुनिश्चित कर लिया, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी था। यानी ये सरकार के नियंत्रण के कारण हुआ। उसके पश्चात अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं इसमें जो है उन्हें बिना परमिट के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, यानी बिना अनुमति के वो बाहर नहीं जा सकते थे। यानी सरकार से उनको बाहर जाने के लिए एक परमिट पास करवाना पड़ता था। उनको एक रेगुलेशन के अंतर्गत उनको एक लिस्ट बनाया जाता था जिसके अंतर्गत किसी को बाहर अगर भेजा जाता था तो उनके सारी रिकॉर्ड रखे जाते थे। तो ये नियंत्रण ब्रिटिश सरकार की थी कबीलाओं पर। कहते हैं अगर तीसरी बात हम करें तो ये साफ करता है कि गांव के पुलिस को भी उन पर लगातार नज़र रखने के लिए कहा गया, कि पुलिस को भी ये निर्देश दी गई, जो कि गांव के थे, गांव के पुलिस वालों को ये आदेश दी गई कि इन पे जो है आप कड़ी नज़र रखिए कि ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि सरकार का महत्व था कि ये लोग घूमना छोड़ दे, क्योंकि इससे घूमने से ये होता है कि सरकार उनके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाते थे और ये अपराध करके भी बच जाते थे। इसलिए सरकार ने इसको जो है अपराध घोषित कर दिया और इससे वजह से क्या हुआ, वो लोग काफ़ी डर गए और वो जो थे एक गांव में एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी सरकार ने इस बात पे जोर दिया कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसके लिए जो है गाँव के पुलिसों को उनके जो है लगातार नज़र रखने के लिए कहा गया। और इस अधिनियम द्वारा जो है खानाबदोश जनजाति
ने एक जो है व्यवस्थित जीवन जीना सीख लिया, क्योंकि ये जो स्थिति थी वो काफ़ी उनके लिए अलग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इस तरह जो है एक जगह पर टिक के जीवन जीना उन्होंने सीख लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। और सरकार के लिए भी अच्छा हुआ कि उनको जो है जानना, समझना और उन पे नियंत्रण रखना बहुत ही आसान कार्य हो गया। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है अपराधी कबीले ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण के अंतर्गत हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। कहते हैं क्वेश्चन समझना आपके लिए ज़रूरी है कि अपराधी कबीलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किस प्रकार की थी। तो ये किस प्रकार की थी आप समझ गए होंगे कि उन्होंने परमिट बनाना स्टार्ट कर दिया कि बाहर जाने से परमिट लेना पड़ेगा, उनको गांव वाले पुलिसों को लगा दिया गया नज़र रखने के लिए, ठीक है, और वो जो है एक जगह स्थगित कर दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो हियर आर 7 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन हाउ द नोमैडिक कम्युनिटी हैव टू मूव फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। What are the benefits of the involvement of this continued movement? There is a most important question for the NCERT book. There is the explained by the nomadic communities have to move frequently from one place to another. And what is the benefit for the environment? There is a most important question here. The answer here, in winter when there is a snow on the mountain, there is the shortage of the fodder. In such a situation, the herdsman is go to the lower area of the Shivalik where is the plenty of fodder. Is here in the winter when to the snow on the mountain. And there is a shortage of the fodder. And in such a situation, the herdsman go to the lower area of the Shivalik and where is the plenty of the fodder. And then when to the summer began, the snow in the mountain melt and abundant fodder grow there. In such a situation, the sparrowheads go to about to the high mountain. The environment get a lot of benefit from this is a continued movement. The environment is a lot of benefit for a continued movement. When the sparrowheads leave a place, the grass get a chance to the grow again. That is the most important point. When the sparrows leave a place, the grass get a chance to grow again, and it is a help to the efficient use of pasture in a different area. There is a benefit of the movement. Does the continued change of location, the vegetation of any one place in not over exploited? There is the most important point here. Due to continued change of the location, the vegetation of any one place is the not over exploited. And the next year, quality of posture is maintained. There is the most important here. A quality of posture is maintained. And the next, the fertility of the land remains constant due to change of place. The fertility as the land is remain constant due to change of place. The last point here, there is animal help to the providing to the manure to the soil. There is a most important point. The animal help in providing to manure to the soil. There is a most important question for the NCERT. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंतर्गत है और ये क्वेश्चन कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा और इसको जो हो जितना हो सका मैंने इसको जो है इसको पॉइंटों में करने की पूरी कोशिश की है। इसमें क्वेश्चन यही है कि स्पष्ट कीजिए कि घुमंतरू समुदाय के को जो है बार बार एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाना पड़ता था और इस निरंतर आगमन से पर्यावरण को क्या लाभ हुई। देखिए, घुमंतरू उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये घूमने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, ये घूमने वाले समुदाय हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे और जहाँ पर उनको जो है कुछ कंडीशन अच्छे लगते थे वहाँ पर वो रह जाते थे और कुछ दिन के बाद उस जगह को भी छोड़ के चले जाते थे। तो इससे कहते हैं एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हुआ। जैसे घुमंतरू नाम से ही आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा कि ऐसे समुदाय जो कि एक जगह से दूसरे जगह जो है अपने जीवन यापन करने के लिए जो है घूमते थे उनको घुमंतरू समुदाय कहते थे। और ये इसलिए करते थे कि अगर मान लिए जाड़े में, या जाड़े जो वर्ड यूज़ किया गया कोल्ड के लिए यूज़ किया गया, ठंड के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, जाड़ों में जब पहाड़ों पर बर्फ़ होती है, यानी जब ठंड में जो है पहाड़ों पर बर्फ़ होती है तो वहाँ चारे की काफ़ी कमी हो जाती है।
ये तो आपको भी पता है ना कि धूप जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है घासों की कमी हो जाती है। ऐसे में चरवाहे शिवालिक के निचले इलाकों में चले जाते हैं जहाँ भरपूर चारा मिल जाता है। तो इस कंडीशन में जो है जितने भी घुमंतरू होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के निचले क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है और वहाँ पर काफ़ी हरा भरा रहता है, काफ़ी अमाउंट में घास फूस होता है। तो उस क्षेत्र में जाकर जो है अपने जो है मवेशियों को चराते थे। तो इसलिए घुमंतरू ऐसा किया करते थे। कहते हैं फिर जब गर्मी शुरू होती थी, ये जाड़े की कंडीशन थी, अब जब गर्मी शुरू होती है तो पहाड़ी की जो बर्फ़ है पिघल जाती थी और वहाँ प्रचुर चारा उग जाता था, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी, धूप पड़ेगी तो जनरल सी बात है कि जो वहाँ पर घास है वो वृद्धि कर जाएगी। और ऐसा ही होता था, चारे बहुत ही ग्रो कर जाते थे, इसलिए जो है ऐसे में चरवाहे ऊंचे पहाड़ी की ओर चले जाते थे। तो आप समझ गए होंगे ना घुमंतू समुदाय बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था। वो जो हमेशा जाते थे इसलिए क्योंकि उनको ये मांग थी समय की। कहते हैं जब पहाड़ों पर बर्फ़ ढकी रहती थी तो वहाँ उनके जो है मवेशियों को चराने के लिए कोई घास नहीं बचता था, इसलिए वो जो है निचले क्षेत्र में चले जाते थे। और दूसरी बात यह है कि जब गर्मी पड़ती थी तो बर्फ़ पिघल जाते थे, तो उनके जो घास हुआ वहाँ उस क्षेत्र के घास होते थे वो काफ़ी बढ़ जाते थे और उस क्षेत्र के लिए जो है उनके जो है जानवरों के लिए जो है घास जो है मुहैया हो जाती थी। इसलिए जो है ऐसा होता था कि बार बार वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब ये आने जाने में जो है पर्यावरण को क्या लाभ होती थी, आखिर इनके जो है एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाने आने से पर्यावरण की कुछ लाभ होती थी, उस लाभों को देखना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। देखा जाए तो लाभ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। कहते जब चरवाहे एक स्थान को छोड़कर चले जाते थे तो वहाँ घास को दोबारा पनपने का मौका मिल जाता था। मान लीजिए अगर पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के चले जाते थे निचले क्षेत्र में, तो वहाँ पर काफ़ी समय में जो है बर्फ़ पिघल जाता था और वहाँ पर धूप पड़ती थी, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे थे बड़े हो जाते थे, क्योंकि कोई मवेशियाँ उनको खाते नहीं थे, तो ये काफ़ी जो है ग्रो करने का इनको मौका मिल जाता था। तो इससे पर्यावरण को काफ़ी जो है फ़ायदा पहुँचता था। यह विभिन्न क्षेत्रों की चरगाहों को जो है प्रभावशाली प्रयोग में सहायता करता था। यानी देखा जाए तो यह विभिन्न क्षेत्रों के चरगाहों को काफ़ी प्रभावशाली प्रयोग में सहायक करता था। यानी अगर सर्दी पड़ती थी तो वो निचले क्षेत्र में चले जाते थे और जैसे ही गर्मी पड़ती थी तो वो पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते थे। तो इसका जो है उनके हर तरह की समस्या जो थी बहुत आसान तरीके से जो है सलूशन हो जाती थी। देखा जाए निरंतर स्थान परिवर्तन के कारण किसी एक स्थान की वनस्पति का अत्यधिक दोहन नहीं हो पाता था। देखिए कोई व्यक्ति अगर एक ही क्षेत्र में रहता है और एक क्षेत्र में जो है अगर उनके मवेशियों खाते हैं तो घास जनरली सी बात है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनके जो है जगह चेंज कर लेने से क्या होता था कि जो वनस्पति होती थी यानी जो पेड़ पौधे होते थे उनको पनपने का मौका मिलता था और पूरी तरह से वो नष्ट नहीं हुआ करते थे, कुछ रह जाते थे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है। और इस कारण से क्या होता था, चरगाहों की गुणवत्ता बनी रहती थी। यानी देखा जाए तो चरगाहों की जो गुणवत्ता बनी रहती थी। मान लीजिए अगर आपने कोई घास लगाया है और घास को आप बार बार काट रहे हो, एक तरफ से पनपने नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, खेत आपका पूरा खाली हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी दर्शाया जाता है। देखते हो अगर आपने किसानी कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि अगर किसी क्षेत्र के जो अगर हम एक क्षेत्र से घास काटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम आखिरी छोर पे पहुंचते हैं तब तक जो है जिधर से हमने स्टार्ट किया था वहाँ के ग्रास जो है काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पर था। कुछ समय उनको मौका मिल जाता था वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई मवेशियाँ नहीं जाते थे, कोई जीव जंतु नहीं जाता था और वो घास का जो है नुकसान नहीं पहुँचता था और इसके गुणवत्ता उनके बने रहते थे। कहते हैं लगातार स्थान परिवर्तन से भूमि की उर्वरकता बनी रहती थी। यानी भूमि जो थी काफ़ी उर्वरकता बनी रहती थी और इससे जो है क्योंकि एक ही खेत में आपको पता है बार बार कृषि करने से क्या होता है, उसकी जो है फर्टिलिटी की क्षमता जो होती है खो देते हैं। तभी तो आप देखते हो कि वहाँ पर जो है मैन्यूर वाले खाद जो होते हैं किसान बहुत अधिक मात्रा में देना पड़ता है उनको, ठीक है। कहते हैं किसान में भी ये सिस्टम होना चाहिए कि ज़मीन को जो है कुछ समय के लिए खाली छोड़ना चाहिए जिससे कि वो अपनी गुणवत्ता बना ले। लेकिन ऐसा आज आधुनिक युग इतनी भागम भाग है कि किसान छोड़ ही नहीं सकते कुछ समय के लिए खेतों को। तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था। कहते हैं उनके पशु जो है जो मिट्टी को खाद उपलब्ध कराने में सहायता करते। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि अगर मवेशियाँ अगर वहाँ पर चारण करने जाते थे, घास को खाने जाते थे, तो वहाँ पर डंक भी करते थे।
यानी उनके डंक जो होते थे एक मैन्यूर की तरह काम करता था, खाद के रूप में काम करता था, क्योंकि वहाँ पर डंक जो है अपने लैटरिंग करते थे और पूरे खेतों में फैलता था, काफ़ी मात्रा में वहाँ मवेशियाँ होती थी और इससे क्या होता था, उन जो पेड़ पौधों को खाद मिल जाती थी और खाद मिलने के कारण क्या होता था, वो बहुत ही आसानी से जो है ग्रोथ कर सकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ऐसे तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, ठीक है, आपके जो है एनसीईआरटी बुक में जो है मिल जाएगा। बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मैंने लिया है और उठाया भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन को मैंने जितना हो सका पॉइंट में रखने की कोशिश भी किया है, जो कि आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन आसान तब बनेगा जब इसको कॉपी पे आप जो है लिखोगे, ठीक है, इसको बार बार पढ़ोगे और अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को देखोगे, ठीक है, तभी जाके ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। अगर आपने एक बार देख लिया, समझ थोड़ा आया, अगर पूरा समझे नहीं तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए नुकसानदायक ही है। इसलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी करो, समझो भी, पढ़ो भी और अच्छे से जो है एग्जाम की तैयारी में लगा दो। The 8th question here is the most important. Why was the grazing land of the Masis community taken away from to him? Give the reason. There is the most important here. Why was the grazing land of the Masis community taken away from him? Given the reason. When the conflict broke out between the colonial power of Europe, they divided the African continent is among themselves in the later 19th century. Here, as a result, in 1885, the Masis area is divided into two parts. That is the Masis area divided into two parts of time period is 1885. Now more than 60% of the Masis people have lost their hand compared to before the colonial period. There is the most important point here. Now there is a 60% of Masis people have lost their hands compared before the colonial period, and the large tract of the grassland have been turned into the hunting grounds, such as the Masai Mara as a Samburu is a national park in Kenya and the Serengeti Park in the Tanzania. And now the Masis could be not take there is an animal in this area. There is a most important point here. There is the not taken their animal in this area. The question here, why was the grazing land of the Masis community take away from him? यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मसाई समुदाय के जो है चरवाहे उनसे क्यों छीन लिए गए थे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं, ठीक है, इसलिए जो है मैंने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जो है बेखूबी बनाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था कि मसाई समुदाय के चरवाहे उनसे क्यों छीन लिए गए, क्या कारण थे छीनने का। आखिर जो है मसाई समुदाय से उनके चरगाहे का मतलब होता है जहां पर वो पशुओं को चराया करते थे, वो स्थान को सरकार ने क्यों छीन लिया उनसे। तो देखा जाए तो इसका आंसर के रूप में यही होगा कि जब यूरोप की उपनिवेशी शक्तियों के बीच झगड़े शुरू हुए थे। देखिए, जब यूरोप की उपनिवेशी शक्तियों के बीच झगड़े शुरू हुए थे तो उन्होंने 19वीं सदी के आखिरी में अफ्रीका महाद्वीप के आपस में बंटवारा कर लिया गया था। समझ गए ना कि उनके चरगाहे क्यों छीन लिए गए थे। जब यूरोप यानी देश आपस में लड़ रहे थे तो उन दोनों शक्तियों के बीच झगड़ा हुई थी और 19वीं सदी के आखिरी समय में उन्हें अफ्रीका को जो है बांट दिया था दो पार्टों में, और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में मसाई का इलाका दो भागों में बट गया था। यानी 1885 में जो मसाई समुदाय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। कहते हैं जब देश विभाजन होता है तो बहुत ही मुसीबत आता है, और यही मसाई समुदाय के चरवाहों पर भी मुसीबत का एक पहाड़ सा टूट गया कि उनके जो मसाई क्षेत्र थी, मसाई लोगों का समुदाय था, उनको दो भागों में बांट दिया गया क्योंकि यूरोपीय उपनिवेश शक्तियों के बीच आपस में झगड़ा होने के कारण। जब उपनिवेश काल के पहले की तुलना में मसाई लोगों का 60% से अधिक हिस्सा उनके हाथ से चला गया।
अब देखिए 60% चले जाना इस स्वाभाविक बात है। जैसे आपको पता है कि 1947 में जो भारत में बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें जो इंडिया के क्षेत्र में जो मुसलमान धर्म के लोग रहते थे उनको सारे ज़मीन जायदाद को छोड़ के जाना पड़ गया था, और जो मुस्लिम क्षेत्र में थे, पाकिस्तान में थे, वहाँ से जो है उनको आना पड़ा था इंडिया में, जो कि उन्होंने अपना ज़मीन जायदाद सब छोड़ दिया था। तो कुछ इसी तरह के बंटवारा जो था यहाँ पर भी हुआ, जिसकी वजह से जो है आधे से 60% से अधिक हिस्सा जो है उनके हाथों से चला गया। यहाँ के बड़े हिस्से की जो है शिकारगाह बना दिया। देखिए चरगाह जहाँ पर वो लोग भेड़ बकरी को चराया करते थे, उनको अब चराने से, वहाँ पर जाने से मना कर दिया गया। कहते हैं जिसकी सरकार होगी उसी की बात चलती है। तो वो जितने भी जो है मसाई समुदाय के चरगाह के लोग थे, उनको जो है अपने मवेशी को चराने से जो है मना कर दिया गया, और उसके जगह पर उन्होंने शिकारगाह बना दिया। यानी शिकारगाह का मतलब होता है वो लोग उसको जंगल बना दिया, और उसमें जो है जीव जंतुओं का शिकार करना उनके शौक बन गए। और इसके कारण क्या हुआ, मसाई समुदाय से वो हिस्सा जो थे उनके हाथों से निकल गए। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि केन्या का मसाई मारा जो है मंबुरू नेशनल पार्क, तंजानिया का जो है सेरेताली पार्क, अब इन इलाकों में मसाई अपने पशुओं को लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर वो इनको पशुओं को यहाँ पर लेकर जाते हैं तो उनको फाइन भरना पड़ता है। तो समझ गए होंगे ना कि जब यूरोप के उपनिवेश शक्तियों के बीच झगड़े हो रहे थे, तो 19वीं सदी के आखिरी समय में अफ्रीका महाद्वीपों को बांट दिया गया था, और बांट देने की वजह से क्या हुआ, जो मसाई समुदाय के लोग थे उनको दो भागों में वो विभक्त हो गए, दो भागों में बट गए। कहते हैं जहां पर वो मवेशियों को चराने के लिए जाते थे वहां पर जो है अब शिकारगाह बना दिया गया। और इसका एग्जाम्पल भी आपने देख लिया होगा कि केन्या का जो है मसाई मारा पहले चरागाह हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको जो है शिकारगाह बना दिया गया। जाते हैं सांबुरू नेशनल पार्क, देखिए ये एक चरगाह था लेकिन इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तंजानिया का जो है सेरेगेती पार्क, इसको भी जो है चरगाह हटा दिया गया। पहले चरगाह हुआ करता था इस सारे एरिया। तो इसके वजह से क्या था कि अब इनको उस क्षेत्र में पशुओं को चराने नहीं दिया जाता था, पशुओं को लेकर नहीं ले दिया जाया करता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है एग्जाम तक आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा।